नमस्कार दोस्तों, क्या आपके बच्चे को भी बार बार खांसी होती है, नींद खुल जाती है, ये खेलते वक्त जल्दी सांस फूल जाती है, या बच्चा जब दौड़ता है भागता है उसकी सांसें फूलने लग जाती है? अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब हाँ है तो इसे सिर्फ नॉर्मल कफ समझकर इग्नोर मत करिए। ये चाइल्डहुड अस्थमा का साइन हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इंद्रभूषण, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम अस्थमा के बारे में इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अस्थमा क्या है। तो सबसे पहले एक कॉमन मिथ को क्लियर कर लेते हैं। अस्थमा जो है ये लंग की कोई बीमारी नहीं है। ये जो सांसों की नलियाँ होती है, विंड पाइप्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यानी कि एयरवेज होते हैं, इसकी एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है, इसे अस्थमा कहते हैं। जब एलर्जी या इन्फेक्शन जैसे ट्रिगर मिलते हैं तो ये एयरवेज और सूज जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को खांसी होती है, वीजिंग यानी सीटी वाली आवाज़ आती है, सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट में टाइटनेस हो सकती है। इसमें इस टाइप की आवाज़ करता है बच्चा। खड़खड़ वाली आवाज़ नहीं आती है। खड़खड़ वाली आवाज़ नाक के बंद होने से आती है, जो अपर एयरवेज का प्रॉब्लम है। तो आज के टाइम में 10 से 15% बच्चों को अस्थमा का इन्फेक्शन होता है। अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन और इंडोर एलर्जेंस के बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम पहले से ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब किन सिम्टम्स पे आपको अलर्ट होना चाहिए? अगर बच्चे को ये सारी समस्याएं होती है तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। जैसे क्या कि बार बार खांसी होती है, खांसी 2-3 हफ्ते तक चलती है, रात के टाइम में बच्चा नींद से उठ जाता है, खांसी बढ़ जाती है, शाम होते ही दौड़ते या खेलते वक्त जल्दी सांस फूल जाती है, वीजिंग यानी सीटी ऐसी आवाज़, साई वाली आवाज़ आती है, तो एक पीडियाट्रिशियन से आपको ज़रूर मिलना है। अस्थमा का प्रॉब्लम जो है आप स्पेशली हो गया कि फरवरी मार्च के टाइम में और अक्टूबर नवंबर के टाइम, यानी होली के पहले और दशहरा के आसपास के टाइम में ये बढ़ जाता है। अस्थमा का ट्रिगर क्या होता है? अस्थमा का अटैक किन चीज़ों से ट्रिगर हो सकता है? तो ये चीज़ें हैं डस्ट यानी कि धूल और धूल के कण, वायरल इन्फेक्शन, अगर खांसी जुकाम हो गया तो वो भी उसे ट्रिगर कर सकता है, एयर के पोल्यूशन, सिगरेट स्मोकिंग, अगर घर में कोई स्मोक करता है तो बच्चा पैसिव स्मोकर हो जाता है, उससे हो सकती है। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, मॉस्किटो कॉइल का धुआं, बोला जाता है एक मॉस्किटो कॉइल का धुआं 200 सिगरेट के बराबर आपको पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे ट्रिगर्स अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। तो अस्थमा के साथ और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? तो कुछ बच्चों में अस्थमा के साथ साथ एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? तो नाक का बहना, छींके आना, लंबी देर तक नाक से पानी आते रहना, ये एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं। स्किन की एलर्जी या एक्जिमा होना, इसे एटोपी भी कहते हैं। ओबेसिटी, मोटापा के साथ कई बार एसोसिएट रहता है, और कभी कभी एसिड रिफ्लक्स या जीआरडी भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ खांसी का ट्रीटमेंट नहीं, पूरे चाइल्ड को इवोल्यूशन जरूरी होती है। कि अस्थमा का डायग्नोसिस अब कैसे होता है मैं आपको ये बताऊंगा। तो अस्थमा का डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकल होता है, यानी कि बच्चे का साइन, सिम्टम और हिस्ट्री को देखकर बनाया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है कि आपने करवा लिया और अस्थमा कंफर्म हो गया। डॉक्टर सिम्टम्स देखते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद हम किसी नतीजे पहुँचते हैं। अगर बच्चा 6 साल से बड़ा है तो स्पायरोमेट्री टेस्ट से लंग फंक्शन को हम लोग जान सकते हैं, और उसको रिवर्सिबिलिटी देखते हैं कि दवाई देने के बाद कितना ये रिवर्स होता है। कुछ केसों में पिक फ्लोमेट्री यूज करके जांच कर सकते हैं कि बच्चे को अस्थमा है या नहीं है। अब अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट 2 तरह का होता है। पहला ट्रीटमेंट क्या होता है? रिलीवर्स, जो आपकी बीमारी को कम करेगा, रिलीव करेगा। ये इमरजेंसी अस्थमा का अटैक में तुरंत रिलीफ देता है। दूसरा क्या होता है? कंट्रोलर इनहेलर। कंट्रोल इनहेलर क्या करेंगे कि ये लंबे समय तक आपके बच्चे के जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है उसको रोकेगा। इसमें लो डोज इनहेल्ड स्टेरॉइड होता है, जो एयरवेज की सूजन को कम करता है और फ्यूचर अटैक को प्रिवेंट करता है। याद रखिए, कंट्रोलर इनहेलर सिम्टम्स ठीक होने के बाद भी डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से कंटिन्यू करना होता है, और ये लंबे टाइम तक चलता है, 2-3 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। तो इनहेलर सिरप से बेटर क्यों होता है? अब कई लोगों को लगता है डॉक्टर साहब इनहेलर मत दीजिए, सिरप दे दीजिए। बहुत से पेरेंट यही कहते हैं और इनहेलर से डरते हैं कि इसकी तो आदत लग जाएगी। बेसिकली ये आदत नहीं, एक ज़रूरत है, ठीक है। तो इनहेलर मेडिसिन को क्या करता है? सीधे लंग्स तक पहुंचाता है, जहां दवाई की ज़रूरत है वहां जाकर के ये काम करता है। बॉडी में वो दवाई जाती नहीं है, ब्लड में वो दवाई जाती नहीं है, डोज बहुत कम मात्रा में होती है। मेडिसिन पूरे बॉडी में अननेसेसरी सर्कुलेट नहीं करती है, लीवर्स में नहीं जाती है, ब्रेन में नहीं जाती है, इसलिए साइड इफेक्ट इसका काफ़ी कम होता है। और जब इनहेलर स्पेसर के साथ यूज़ किया जाता है तो मेडिसिन और अच्छी तरह से लंग तक पहुँचती है। अब इनहेलर का सही तरीका क्या होता है? इनहेलर लेने का सही तरीका ये होता है कि इनहेलर यूज़ करते वक्त सबसे पहले इनहेलर को अच्छी तरह से हिला लें। हिलाने के बाद हम बोलते हैं बच्चों को कि पहले एक पूरी सांस
निकालें बाहर की ओर, बिल्कुल छोड़ें। फिर इनहेलर को मुंह में लगाना है और पफ लेते हुए सांस को धीरे धीरे अंदर खींचना है। बच्चों के लिए ये काम मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें स्पेसर के साथ देते हैं और 5 से 10 सेकेंड तक सांस को रोकना की कोशिश करते हैं ताकि वो दवाई अंदर चली जाए। अगर स्टेरॉइड इनहेलर यूज कर रहे हैं तो बाद में मुंह में पानी से अच्छी तरह से धो लिया जाए या गार्गलिंग कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहता है। अब इसमें कॉमन मिथ्स क्या है अस्थमा के बारे में, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आप क्लियर कर लिए। मिथ नंबर 1 क्या है कि इनहेलर की आदत पड़ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। इनहेलर की कोई आदत नहीं पड़ती है। इनहेलर एक ज़रूरत है। जैसे मैंने ये चश्मा लगा रखा है, मुझे चश्मे की आदत नहीं है, बट ये ज़रूरत है जो मुझे साफ देखने में मदद करता है। तो ये कोई एडिक्शन वाली चीज़ नहीं है। मिथ नंबर 2 क्या है, स्टेरॉइड इनहेलर से क्या होता है, हाइट बच्चे की कम हो जाती है। तो जो मीटर डोज इनहेलर होता है उसमें काफ़ी कम डोज जाती है। जब डॉक्टर की एडवाइस से दिया जाता है तो फाइनल हाइट में स्टंटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मिथ नंबर 3 क्या है कि बनाना, कर्ड या आइसक्रीम से अस्थमा होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, अगर खांसी जुकाम है तो उसको ट्रिगर कर सकता है। तो इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही फूड अवॉइड करें जिससे बच्चे को एलर्जी हो, कन्फर्म एलर्जी हो, उन फूडों को आप बंद कर सकते हैं। बाकी खांसी जुकाम से आपको बचने की कोशिश तो जरूर करनी है। तो फाइनल मैसेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर अस्थमा का डायग्नोसिस टाइम पर हो जाए और आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो बच्चा एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकता है, खांसी फ्री लाइफ जी सकता है। ट्रिगर से आपको बचना है, इनहेलर का सही टेक्निक आपको सीखना है, उसे यूज करना है। तो अस्थमा वाला बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल स्कूल जा सकता है, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई कर सकता है, उसे बार बार स्कूल से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल स्पोर्ट्स खेल सकता है और बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी सकता है। इसलिए अस्थमा से डरना बिल्कुल नहीं है, उसमें समझना और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो इसे दूसरे नीडी पेरेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर इंद्रभूषण, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, सी यू, धन्यवाद।